नमस्ते मेडिकोस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ड्रग के बारे में जिसका नाम होता है इंडोमेथासिन। ये एक ड्रग का नाम है, एक एपीआई का नाम होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का नाम होता है। कोई ब्रांड नेम नहीं है, बहुत सारे ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। जैसे इंडोकैप के नाम से आता है, इंडोकैप एसआर आता है जक्सनपाल का। ऐसी बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग ब्रांड नेम से आता है, लेकिन इसका मेन जो ड्रग होता है, मेन जो सॉल्ट होता है, उसका नाम होता है इंडोमेथासिन। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं। बताई गई इन्फॉर्मेशन केवल नॉलेज के लिए है। इसका उपयोग केवल जानकारी के लिए किया जाए, अपनी जानकारी के लिए करें, जनरल अवेयरनेस के लिए करें। इसमें बताई गई किसी भी मेडिसिन को अपने पर्सनल हेल्थ केयर रिकमेंडेशन के रूप में प्रयोग ना करें। ये सब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं, डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आप मेडिकल से संबंधित जानकारियां चाहते हैं, आपको मेडिकल से संबंधित ऑथेंटिक जानकारियां चाहिए होती हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंडोमेथासिन क्या होता है, क्या इसका यूज़ होता है, क्या इसके इंडिकेशन होते हैं, क्या इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, कैसे ये काम करती है हमारी बॉडी में, इसकी डोजेस क्या क्या होती हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्या इसके इफ़ेक्ट होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से देखें तो इंडोमेथासिन एक सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल इंडोल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, साथ ही साथ कीमो प्रिवेंटिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इन्हें थोड़ा आगे डिटेल में जानेंगे। तो इंडोमेथासिन जो होती है एक एनसेड होती है। अब एनसेड क्या होते हैं? तो एनसेड होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं, एक पूरी क्लास होती है। इसके अंदर बहुत सारे ड्रग आते हैं, जिसमें आपका जो होता है आइबुप्रोफेन होता है, इंडोमेथासिन होता है, नेप्रोक्सन होता है। इस तरह के बहुत सारे एनसेड्स इसमें इंक्लूड होते हैं। एनसेड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक तो सिलेक्टिव एनसेड्स होते हैं और एक नॉन सिलेक्टिव होते हैं। जो सिलेक्टिव वाले होते हैं वो पर्टिकुलर साइक्लोऑक्सीजनेस जो पाथवे होता है, यानी जिसे कहते हैं हम कॉक्स-1 कॉक्स-2 पाथवे होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। जो इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको इनहिबिट करता है। और जो नॉन सेलेक्टिव वाला होता है वो कॉक्स-1 कॉक्स-2 पे दोनों पर काम करता है। जो सिलेक्टिव वाला होता है वो पर्टिकुलरली क्या किसी कॉक्स-1 पे काम करेगा या किस कॉक्स-2 पे काम करेगा। जिस तरीके का उसका मैकेनिज़्म होगा, जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाएगा, वह वैसे काम करेगा। उसके बाद देखते हैं तो ये इंडोमेथासिन जो होता है एक बहुत पोटेंट एनसेड होता है, यानी कि बहुत ही थोड़ा प्रभावकारी होता है। जब दूसरे एनसेड्स अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, दूसरे एनसेड्स काम नहीं करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओरली दिया जाता है, बाय माउथ दे सकते हैं, कैप्सूल फॉर्म में आता है, और आईवी फॉर्म में भी दिया जाता है, इंजेक्शन के रूप में भी दिया जा सकता है। जो हालांकि मेनली आईसीयूज़ और इंटेंसिव केयर यूनिट्स में ही आईवी फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मेनली जनरल फिजिशियन या फिर मेडिकल्स पर कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल रहता है। नॉन सिलेक्टिव एनसेड होता है, जैसा मैंने आपको बताया, कॉक्स-1 कॉक्स-2 पर दोनों पर काम करता है। और साथ ही साथ ये जो होता है फीवर को रिड्यूस कर देता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है, और साथ ही साथ आपके ये जो पेन होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है। मेडिकल प्रैक्टिस में ऐसा माना जाता है जब पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन जो होते हैं अगर फीवर में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है इंडोमेथासिन जो है रिस्पॉन्स करता है, फीवर को रिड्यूस करने में, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने में अच्छा काम करता है, मिस्टीरियली बहुत अच्छा काम करता है, जिसका मोड ऑफ एक्शन अननोन है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे किस तरीके से ये हमारी बॉडी में काम करता है, तो इंडोमेथासिन जो होता है हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसे कॉक्स-1 कॉक्स-2 इनहिबिटर, ठीक है। तो ये जो साइक्लोऑक्सीजनेस जो होता है ये हमारी बॉडी में जो होती है इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द को पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जैसे कि ना दर्द है, सूजन है, ये किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, ये एक तरीके का सिग्नल होता है। जब हमारी बॉडी में कोई भी डिसफंक्शन होता है तो हमारी बॉडी बुखार के थ्रू, दर्द के थ्रू हमें ये बताती है कि इस पर्टिकुलर हिस्से में कोई ना कोई गड़बड़ है,
इसे देखिए इसमें क्या गड़बड़ है और इसका उपचार कीजिए। तो ये जो हमारा साइक्लोऑक्सीजनेज जो होता है इन्फ्लेमेशन को रिस्पॉन्सिबल जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिस कारण से ये एंजाइम निकल ही नहीं पाता। तो हमारी बॉडी में जो ये ब्लॉक हो जाता है ना पाथवे, तो हमारी बॉडी को पता ही नहीं चल पाता है कि हमारी बॉडी में कहीं दर्द है या फिर कहीं इन्फ्लेमेशन है। ये बॉडी में जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देता है, जिसके इनहिबिशन के कारण हमारे जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इंडोमेथासिन का एक और रोल देखा गया है कि इंडोमेथासिन जो होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन टाइप 1 को भी इनहिबिट कर देती है। अब इससे होता क्या है, उससे ये होता है कि जो बहुत सारी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं जो कैंसर मेडिकेशन होती हैं या फिर ट्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए जो मेडिकेशन होती है उसकी इफ़िशेंसी को बढ़ा देता है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। तो आप सोच सकते हैं ना ये क्या रिलेशन होता है कि एक दर्द की टैबलेट एक कैंसर वाली टैबलेट की जो होती है कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। तो इसी को मेडिकल साइंस कहते हैं और इसी की सब डिटेल स्टडी जो होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, मेडिकल पर्सन होते हैं बहुत डिटेल में करते हैं। तो इसलिए आपको बार बार ये बताया जाता है कि आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देखते हैं या फिर ऑनलाइन किसी भी वीडियोस को देखते हैं, ऑनलाइन सोर्स से जानकारी हासिल करते हैं दवाओं के बारे में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको सेल्फ मेडिकेशन के रूप में इस्तेमाल करना, अपने जो होता है पर्सनल हेल्थ केयर रिकमेंडेशन के रूप में अपने आप से इस्तेमाल करना बहुत घातक होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। बहुत सारे आपने यूट्यूबर्स देखे होंगे जो पूरा ट्रीटमेंट बताते हैं कि ये लगाइए इससे सही हो जाएंगे, ये लगाइए इससे सही हो जाएंगे। तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जो होता है आपको एग्ज़ामिन करता है, आपकी कंडीशन को समझता है, डीपली समझता है आपकी कंडीशन को, आपके बॉडी के टाइप के हिसाब से, आपके बॉडी वेट के हिसाब से और आपकी जो होती है हिस्ट्री के हिसाब से क्या आपको सूट कर सकती है दवा, इस सब को एक पूरे प्रॉपर डायग्नोस बनाकर दवाओं को प्रिस्क्राइब करता है। और बहुत सारे जो दवाओं के जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट को ध्यान रखकर पेशेंट के मुताबिक उनको प्रिस्क्राइब करता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जो है कभी भी किसी भी ऑनलाइन यूट्यूबर को देखकर किसी भी दवा का इस्तेमाल ना कीजिए। सिर्फ जानकारी के लिए है, क्योंकि आपको किसी भी वस्तु की जानकारी होना, किसी भी विषय की जानकारी होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, लेकिन किसी भी दवा को अपने आप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इसको सजेशन कभी नहीं करता हूँ और मैं सिर्फ वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ और जो बहुत सारे जो मेडिकल पर्सन हैं उनके लिए बनाता हूँ। ये जनरल जो पॉपुलेशन होती है, जनरल ऑडियंस होती है, उनके लिए सिर्फ एक नॉलेज के लिए होता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो कभी भी अगर इस तरीके की दवा खाते हैं तो वो क्या खा रहे हैं, अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ डाल रहे हैं तो उसके बारे में उन्हें थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट जानकारी होनी चाहिए कि वो अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हैं, क्या केमिकल डाल रहे हैं, क्या इसका यूज़ है, कैसे यह मेरी बॉडी में जाके काम करेगा। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लेकिन इसको कभी भी अपने आप से नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। चलिए टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए हैं, टॉपिक पर दोबारा आते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि इंडोमेथासिन जो होता है ये इसका एक इफ़ेक्ट होता है, जो मतलब एक इसका एक इफ़ेक्ट होता है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन टाइप 1 को जो इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो होती है बहुत सारी एंटी कैंसर ड्रग की जो होती है कार्य क्षमता बढ़ जाती है। यह भी एक इसका एडवांटेज होता है, किसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की एक क्षमता होती है। इंडिकेशन की अगर बात करें किस किस तरह के पेशेंट में इंडोमेथासिन यूज़ किया जाता है, तो इंडोमेथासिन का यूज़ जो होता है माइल्ड टू सीवियर जो होता है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में किया जाता है, यानी कि थोड़े कम दर्द बर्दाश्त करने वाले से बहुत ज़्यादा दर्द को, यानी माइल्ड टू मॉडरेट जो होता है हल्के फुल्के दर्द से लेकर थोड़ा तेज़ दर्द को रोकने में काम करता है। किस तरीके के दर्द? एब्डोमेनल पेन को छोड़कर, जो होते हैं स्मूथ मसल के पेन को छोड़कर, यानी पेट दर्द में काम नहीं करता है इंडोमेथासिन। ये सिर्फ मसल स्पाज्म में बढ़िया काम करता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन में अच्छा काम करता है।
और जो होती है हमारी रोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, आर्थराइटिस गठिया जिसे कहते हैं, उसमें अच्छा दर्द काम करता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है हमारी, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जो हमारे बीच में हड्डियों में घर्षण जो होने लगता है, हड्डियों के बीच में जो हमारे जितने भी लेयर होती हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जिसमें हमारा फ्लूइड भरा होता है, जो शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, अगर वो किसी तरह कारण से कम हो जाता है तो हमारी बोन्स के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, उसको ख़त्म करता है, मतलब उसके दर्द को ख़त्म करता है, उसको तो खैर नहीं ख़त्म करता है। और एनक्लोजिंग जो इतनी भी स्पॉन्डिलाइटिस होती है उसमें काम करता है, यानी कि जो सी स्लिप डिस्क की कंडीशन होती है हमारी जो होती है, और डिस्क हर्निएशन की कंडीशन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में। जो होते हैं हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है छोटे छोटे सेक्शन से बनी होती है, अगर वो डिस्क लोकेट हो जाए तो उसके कारण जो होती है हमारी नर्व्स जो जिसमें से पास थ्रू जाती हैं, उसके दबने से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ऐसे दर्द को बहुत रिलीफ देता है। और गाउट में बहुत अच्छा काम करता है, जितनी भी गठिया होती है, अर्थराइटिस होती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, हाइपर सेंसिटिविटी जो जिन पेशेंट को होती है इंडोमेथासिन से और अदर एनसेड से, अदर फॉर्मुलेशन से, इसके डेरिवेटिव से, उसमें तो अवॉइड करना ही करना है। अगर किसी भी पेशेंट में एनसेड्स को देने के बाद, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इस तरह के एनसेड्स को देने के बाद अगर एस्थमा, अर्टिकेरिया यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, पित्तियों का उछलना, अदर एलर्जिक इन्फेक्शंस का रिएक्शंस का होना पाया जाता है, तो ऐसे पेशेंट में भी इंडोमेथासिन कॉन्ट्राइंडिकेशन रहता है। वे सभी पेशेंट जिनमें कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की सर्जरी होती है, यानी जो होती है बाईपास, हार्ट बाईपास या बाईपास सर्जरी जो होती हैं, ऐसे पेशेंट्स में अवॉइड किया जाना चाहिए इंडोमेथासिन को। अदर एनसेड्स के संग नहीं दिया जाना चाहिए, एस्पिरिन के संग इंडोमेथासिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके कारण ये इसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है, यानी कि ये हमारी डिस्प्रिन की गोली के संग अगर आप इंडोमेथासिन लोगे तो ये इसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा, और एक ये साइड इफ़ेक्ट भी बहुत बड़ा कॉज करता है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात अगर हम करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो होता है, जैसा मैंने बताया, इसे एस्पिरिन के संग लेने के साइड इफ़ेक्ट, और साथ ही साथ इसका अपना इंडिविजुअल साइड इफ़ेक्ट ये होता है, ये जो होता है हमारी जीआई ब्लीडिंग को कॉज करता है सम पेशेंट में, यानी कि जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसमें ब्लीडिंग को पैदा करता है। हमारी पाचन की जो नली होती है पूरी, आते, हमारा स्टमक, हमारी इसोफेगस और हमारी जो होती कोलोन, इसमें किसी भी रूट में जाकर ये ब्लीडिंग को कॉज कर सकता है। इसका एक साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ऐसे पेशेंट में जिसमें कोगुलेंट की जो होती है ब्लड कोगुलेंट प्रॉब्लम होती है, यानी कि खून के थक्के के जमने की जिसके अंदर पेशेंट के अंदर समस्या होती है, उसमें तो अवॉइड करना ही चाहिए इंडोमेथासिन को। अगर आपको भी इस तरीके की कोई हिस्ट्री है, आपको हीमोफीलिया नाम की एक कंडीशन होती है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है, तो ऐसी कंडीशन होने पर आप डॉक्टर को अवश्य बताएं। कुछ मेडिकेशन जो होती हैं वो ब्लीडिंग कॉज कर देती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है पेशेंट के लिए। और साथ ही साथ ये जो होता है हाइपर फोटोसेंसिटिविटी को ही कॉज करता है। अब हाइपर फोटोसेंसिटिविटी का क्या रोल होता है, अगर आप इंडोमेथासिन को यूज़ करते हैं तो आप जो है धूप को, डायरेक्ट सनलाइट को हमेशा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो होता है हाइपर फोटोसेंसिटिविटी की कंडीशन को कॉज कर देता है। यानी कि जब आप इस टैबलेट को यूज़ करते हो, इस ड्रग को यूज़ करते हो, और अगर आप धूप में जाते हो तो आप देखते हो आपकी एकदम स्किन रेडिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा इस पर रैशेस आ जाते हैं, एकदम एलर्जिक रिएक्शन सा शो होता है, एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन का टाइप तक बन सकता है। तो इसलिए अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना है, अगर जाना भी पड़ता है तो सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो होते हैं हमारे जितने भी आमाशय में जख्म हो जाते हैं, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, इसको भी ये कॉज कर सकता है इंडोमेथासिन। हमारे सीएनएस पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको भी बहुत ज़्यादा सप्रेस करता है ये जाकर, तो उसकी जो होती है फंक्शनिंग में, उसकी सिग्नलिंग में, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसकी सिग्नलिंग में इंटरफेरेंस करता है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म के यूज़ में करता है, शॉर्ट टर्म में एक्यूट कंडीशन में नहीं करता है। फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन को कॉज कर सकता है, जिससे एडिमा की कंडीशन हो सकती है, यानी कि सूजन आना, हाथ पैरों पर, चेहरे पे सूजन आ सकती है कुछ पेशेंट्स में, तो ये फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा की कंडीशन को कॉज कर सकता है।
और इसका एक ड्रॉबैक होता है या एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो बहुत सारी अदर मेडिकेशन के संग भी होता है, वो ये होता है, ये जो होता है जो किसी भी डिज़ीज़ का, किसी भी डिसऑर्डर का जो साइन एंड सिम्टम होते हैं उसको मास्क कर लेता है। क्या कर लेता है? मास्क कर लेता है। मास्क का मतलब, अगर मान लीजिए आपको टाइफाइड का बुखार है और आप सिर्फ पैरासीटामोल खाते हैं, तो ये जो पैरासीटामोल होता है ये कुछ समय के लिए आपके बुखार को दवा तो देगा, लेकिन आपकी जो बीमारी है उसको ख़त्म नहीं करेगा। जो उसका बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने के लिए आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट चाहिए होता है, प्रॉपर सलाह के अनुसार, प्रॉपर स्ट्रेंथ के अनुसार प्रॉपर कोर्स करना होता है, तब जाकर आपकी बीमारी को ख़त्म करता है। अगर आप बुखार होता है, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे आप सिर्फ पैरासीटामोल खाते हैं, कालपोल खाते हैं, फिर बस अपने बुखार को दबा लेते हैं, तो ये जो होता है डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो इसलिए कभी भी इस तरीके की OTC मेडिकेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए जो आपकी बीमारी को बढ़ा सकता है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है पेशेंट कि हल्का सा बुखार होता है तो वो बिना साइन एंड सिम्टम के कॉम्बिफ्लेम की गोली खा लेते हैं, कॉलपोल की गोली खा लेते हैं, उसके बाद बुखार दब जाता है, फिर आ जाता है, फिर दब जाता है, लेकिन इससे जिसका मेन रूट कॉज होता है वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और फिर आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, जो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन को कॉज कर देती है। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन को कॉज कर देता है। हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इन आवर बॉडी, तो इस कंडीशन को भी कॉज कर देता है। हाई BP को कॉज करता है, जब हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल हाई हो जाएगा, सोडियम का लेवल हाई हो जाएगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल हमारी बॉडी में हाई हो जाता है, तो हमारे BP को भी, ब्लड प्रेशर को भी जाहिर सी बात है ये इंक्रीज़ कर देगा। सीरियस अगर कंडीशन की बात करें तो सीरियस कंडीशन में जो होता है सीरियस स्किन रिएक्शंस को भी डेवलप कर सकता है, जो इसमें डर्मेटाइटिस होती है, एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस होती है, स्टीवन जॉनसन का एक सिंड्रोम होता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्लिस्टर पूरी बॉडी पर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाल में सब छाले छाले हो जाते हैं पूरी बॉडी पर, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन होती है। और जो होती है एपिडर्मल नेक्रोसिस हो सकता है और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस हो सकता है, तो ये बहुत सारी कंडीशन को भी कॉज कर सकता है। तो ये सिर्फ सारे केमिकल होते हैं जो एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स के और प्रॉपर सुपरविज़न में यूज़ किया जाना चाहिए। तो अगर डोज की बात करें तो डोज की भी बात कर लेते हैं। तो डोज में ये जो होता है माइल्ड टू मॉडरेट पेन में जो होता है 22-25 mg का जो कैप्सूल आता है 3 टाइम्स अ डे कर सकते हैं, यानी कि सुबह दोपहर शाम 25 mg वाला कैप्सूल सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। लेकिन ये भी अलग अलग पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो डॉक्टर अपनी नॉलेज के आधार पर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो यही सब जानकारी थी आज के इस एंडोमेथासिन के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है। कुछ वीडियो से अगर आपको जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ जो नॉलेज आपको प्राप्त हुई है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है अपने हेल्थ से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं अपने नॉलेज के आधार पर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। और फिर एक बार फिर इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि किसी भी मेडिकेशन को सेल्फ रिकमेंडेशन के रूप में इस्तेमाल नहीं कीजिए। किसी भी वीडियो को देखकर, किसी भी ऐसी वैसी वीडियो को देखकर किसी भी मेडिकेशन को यूज़ नहीं कीजिए। आप प्रॉपर अपने बीमारी के बारे में, अपने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में सर्च कीजिए, अपनी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, लेकिन उसका इलाज कराने के लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं या फार्मासिस्ट जो होते हैं बहुत लंबा टाइम और बहुत डिटेल स्टडी अपनी पढ़ाई में कर आते हैं। उन्हें सब चीज़ों का नॉलेज होता है, अपनी बॉडी से, आपकी बॉडी से किस तरीके से, क्या इसकी फिजियोलॉजी है, क्या इसकी एनाटॉमी है, क्या इसकी पैथोलॉजी हो सकती है, इन सब चीज़ों का कंबाइन स्टडी से ही एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया जाता है, जो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर बिना साइड इफ़ेक्ट और बहुत कम साइड इफ़ेक्ट से आपको आपकी डिज़ीज़ से क्योर करता है, ट्रीट करता है। तो इसलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए और किसी भी ऐसी वैसी वीडियो को देखकर विश्वास ना कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद। अपना ख्याल रखेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।